हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस वीडियो में मैं एनालिसिस करने वाला हूँ मॉक टेस्ट 19 का, जो 8 सितंबर को आरबी की वेबसाइट पे कराया गया था। ठीक है, टोटल 19 फ्री मॉक्स हो चुके हैं। वो सारे मॉक्स आप सभी लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो जिन लोगों का लास्ट स्टेज में एग्जामिनेशन और प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, वो इन मॉक्स को दे सकते हैं। बाकी जिन लोगों की प्रिपरेशन कम है, बिगिनर लेवल पे हैं, या फिर पीवाईक्यू मॉक में भी 120, 130, 140 ऐसे ही नंबर आ रहे हैं, तो वो कोशिश करें प्रीवियस ईयर पेपर्स ही एज इट इज देने की कोशिश करें। इस टाइम पे लाइव मॉक्स या न्यू हार्ड मॉक्स ये सब आप मत दें, तो आपके लिए बेहतर होगा। ये वीडियो मैं एनालिसिस के लेके आया हूँ, लेकिन अगर आपका आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर एग्जामिनेशन है तो आप ये वीडियो मत देखिए। सिर्फ इसमें सेफ स्कोर अगर आपने टेस्ट दे दिया है तो मैं बता देता हूँ, इसमें मेरे हिसाब से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो सेफ स्कोर होगा इस मॉक में वो 123 to 128 होगा। ठीक है, सेफ स्कोर से भी आपको आइडिया लग सकता है कि हमारे मॉक का लेवल थोड़ा सा जनरली हार्ड रहता है रियल एग्जामिनेशन के लेवल से, इसलिए सेफ स्कोर भी कम रहता है। रियल एग्जामिनेशन में सेफ स्कोर ज्यादा रहता है। ठीक है, तो हर तरह के पेपर के लिए आप रेडी रहें। तो इजी तो आपके पास पीवाईक्यू सारे हैं, अच्छे लेवल के पेपर्स के लिए हमने आरबी के मॉक्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी एग्जाम अब क्योंकि बिल्कुल नजदीक है तो अवॉइड कीजिए लाइव मॉक्स देना, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू मॉक्स दीजिए। ठीक है, बाकी चैनल से जुड़े रहिए। सीएचएसएल के बेस्ट क्वेश्चंस मैंने अलग से ऑलरेडी आपको करा दिए, उसकी पीडीएफ भी दे दी है, जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, कोई भी दिक्कत ना आए आपको। और लेटेस्ट एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चंस की तरफ से प्लेलिस्ट बनाई रखी है। और मैथ्स के क्रैश कोर्स, अगर कोई टॉपिक आपका बाई चांस छूट गया है तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा उसमें आपको। और ऐसे जीके की क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, इफ यू वांट टू सी देख सकते हैं बाद में एग्जामिनेशन। अभी वैसे मेजर फोकस आपका रिवीजन पे होना चाहिए। अगर रिवीजन प्रॉपर हो गई है तो ही कोई नई चीज आपको उठानी है। चलिए अब हम एनालिसिस की बात करते हैं टेस्ट के। तो ओवरऑल 13,000 एस्पिरेंट्स ने ये टेस्ट दिया है अभी तक। ठीक है, और इसमें सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। जो टॉपर का स्कोर रहा है वो 190 रहा है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा है टॉपर के हिसाब से, क्योंकि बाकी सिर्फ इन्हीं का इतना है, बाकी लोगों को इससे कम है। तो इन डिटेल तो नहीं कहेगी कैसे आया क्या करा, लेकिन फिर भी आप रफली समझ लीजिए टॉपर के मार्क्स इतना मैटर नहीं करते। एक तो एवरेज स्कोर उसका लगभग 110 नंबर के आसपास है 200 में से। और अगर मैक्सिमम एस्पिरेंट्स की बात करूं जिन्होंने मॉक दिया, उनका 121 से 140 के बीच में है। और ये वही बच्चे हैं जिनकी तैयारी अच्छी है और जिनके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हैं सीजीएल में। अगर मैं स्कोर की समरी की बात करूं तो 180 या उससे ज्यादा स्कोर करने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 150 से ज्यादा करने वाले 449 है, 130 से ज्यादा स्कोर करने वाले 3626 एस्पिरेंट्स हैं। और इस तरीके से आप डेटा देख सकते हैं 13,000 एस्पिरेंट्स का। टॉप 15 एस्पिरेंट्स का एवरेज स्कोर है 174.17, मीडियन स्कोर 117 है। अगर मैं परसेंटाइल बेसिस पे देखूं तो यहाँ पे हमारे पास समरी कुछ इस तरीके से चलेगी। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे का 150 आया तो उसको 96.79 परसेंटाइल आया। तो इन मॉक से आपको एक्चुअली में पता चलता है कि कितने बच्चे आपसे बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मार्क्स का वेरिएशन टॉपर में, हाई स्कोरर्स में और जिनके कम प्रिपरेशन है उनमें काफी ज्यादा गैप आपको दिखता है। तो आपको ये भी पता चलता है कि कहां कहां आपके अंदर इंप्रूवमेंट का स्कोप है। ठीक है, टॉप 15 एस्पिरेंट्स का देख सकते हो कि स्कोर क्या गया है। और बाकी अब सेक्शनल चीजों की बात करते हैं। रीजनिंग में इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर जो एवरेज स्कोर गया है वो 36 मार्क्स है और मीडियन स्कोर 39 है। तो हम इसे इजी टू मॉडरेट की रेंज में रखेंगे। ठीक है, मॉडरेट की साइड मान के चलो। ठीक है, मैथ्स की बात करेंगे तो ये मेरा 26.4 एवरेज स्कोर है, मीडियन स्कोर 29 है। तो ये मॉडरेट से हार्ड की तरफ जा रहा है। अगर मैं जीके की बात करूंगा तो एवरेज स्कोर 14.30 है, मीडियन 15 है, ये मॉडरेट प्लस रहा है। और उसके अलावा इंग्लिश सेक्शन की बात करूंगा तो ये 32.83 एवरेज है, मीडियन 35 है। तो ये हमारा मॉडरेट की तरफ रहेगा। तो ओवरऑल पेपर ये हमारा जो है ये मॉडरेट प्लस आप कह सकते हैं ये रहेगा। इसलिए सेफ स्कोर भी इसका अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 123 से 128 के बीच में रहेगा रो। ठीक है, चलें आगे। बाकी सारी टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लेना, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाती है। मैथ्स के सॉल्यूशन में आपको एक एक करके कराने वाला हूं, किस तरीके से आप देख सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है कि ये एक मुझे इक्वेशन दे रखी है, सोल्व करके के का मान बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? आप कहेंगे सर यहाँ पे सारे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, मुझे उनकी वैल्यू रखनी है और अपना आंसर बता देना है। तो 2k एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cot 30 की वैल्यू होती है √3, cot स्क्वायर 60 हो जाएगा 3, sec 60 हो जाएगा 2, tan 45 1, cosec स्क्वायर 60 4/3, sin 30 1/2। यही आएगा।
देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करी हो मैंने। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये 2 से तो पहले ये 2 एलिमिनेट हो गया। आगे मेरे पास कोट स्क्वायर 60 की वैल्यू होगी 1/3, सॉरी ठीक है। 3 से ये 3 एलिमिनेट होगा, यहां से काटूंगा 2 और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इधर तो 1 बचा। तो k मेरे पास क्या आया है यहाँ पे 3 और डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 उधर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 2/3 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलें आगे, साथ के साथ करने वाला सवालों में से एक था। अगला सवाल हमारे पास थोड़ा सा इजी है। कहता है 10 स्क्वायर ए प्लस 8 sec ए 19 के बराबर है, तो ए 0 से 90 के बीच में, तो ए का मान बताओ। पहले तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। 0 से 90 के बीच में तो 0 तो वैसे ही हटा दिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बचा 30, 45 और 60। अब इसमें या तो तीनों वैल्यू पुट करके रख लो, तीनों भी चेक करने की जरूरत नहीं, कोई भी 2 वैल्यू आप रखेंगे, उसमें अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो तीसरा आंसर आ जाएगा। बेसिक ये हो गया। एक तरीका ये हो सकता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ले। 10 स्क्वायर ए को आप कन्वर्ट कर सकते हैं 1 प्लस sec स्क्वायर ए में, और प्लस 8 sec, और ये मेरा 19 के बराबर आ गया। इससे भी सोल्व करेंगे तो आपको sec थीटा का मान मिल जाएगा, ठीक है, उससे आप एंगल निकाल पाएंगे। दूसरी चीज ये हो गई। और सबसे बेटर तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, आप ये देखिए कि वैल्यू रेशनल है या इरेशनल है। जैसे अगर मैं 10 स्क्वायर ए करूं, अब मेरे पास 60, 30 और 45 कोई भी वैल्यू रखूंगा तो क्या रूट में बचेगा स्क्वायर करने के बाद? नहीं। तो यहां पर आएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब रूट में कुछ नहीं आएगा। जैसे 10 स्क्वायर 60 करा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 3 आएगी, 30 करा तो 1/3 आएगी, और 45 करा तो 1 आएगा। स्क्वायर में है ना, इन तीनों एंगल पे सारा रेशनल वैल्यू मिलता है। अब यहाँ पे 8 sec ए है, इसका मुझे नहीं पता, क्योंकि sec ए का कौन सा मान रखे नहीं कह सकते। ये क्या है? रेशनल वैल्यू या रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में क्या ऐड करूं कि रेशनल नंबर मिल जाए? तो आप कहेंगे सर ये रेशनल ही ऐड करना पड़ेगा। अगर यहां पे कोई भी रूट वाली संख्या ऐड कर दी मैंने एक नॉर्मल वैल्यू में, तो वो रूट में चला जाएगा, तो ये भी रेशनल हो जाएगा। तो बेसिक आप ये साइंस अगर आपकी क्लियर है तो आप कहेंगे सर ए का क्या मान रखूं कि ये रेशनल बने sec ए। और ये कब होता है? 60 डिग्री पे। जब 60 डिग्री आप एंगल रखते हैं तो sec ए होता है 2, 45 डिग्री पे होता है √2, और यहां पे 30 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू होती है इसकी sec ए की 2/√3। तो इन दोनों में रूट आ रहा है तो ये नहीं हो सकते, तो 60 डिग्री पे ही जाएगा, और वही मेरा आंसर भी होगा। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में क्वेश्चन पढ़ते ही आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी बेसिक से आप 60 डिग्री रख के देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। 10 स्क्वायर 60 हो गया 30, ए को अगर मैंने 60 रखा, sec 60 होता है 2, तो 8 × 2, और यहां पे कितना आ गया? 16 + 3 19। ये राइट हैंड साइड RHS के बराबर हो गया मेरा, सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। आई होप कंसेप्ट भी समझ गए आप। अगले सवाल पे चलते हैं। अब जो ये वाला सवाल है ये एनसीईआरटी से लिया था हमने। क्वेश्चन में क्या आता है कि एक लाइन का स्लोप जो है वो दूसरी लाइन के स्लोप के डबल है। टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। हमें बताना है पॉसिबल स्लोप्स क्या हो सकते हैं लाइंस के, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल स्लोप्स। कैसे सोल्व करेंगे मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं। बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, जिसने नहीं कर रखा उसे लास्ट के लिए छोड़ना, और जिसने कर भी रखा है और फॉर्मूले वगैरह याद नहीं है तो मत करना इसे, ठीक है। मैं मान लेता हूं ये मेरी एक्स एक्सिस, ठीक है। ऐसे ही अगर आप वाई एक्सिस बनाना चाहें तो वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर सकते हैं। से मैंने यहां पे बना ली वाई एक्सिस। तो मान लो मेरी एक लाइन है ये, इसका स्लोप है मेरे पास m, तो दूसरी लाइन का स्लोप कह रहा है कि क्या होगा मेरे पास 2m होगा, या फिर इसे 2m कर लेता हूं फिलहाल, इसका स्लोप ज्यादा होगा और इसे मैं m कर लेता हूं। तो जो दोनों लाइंस टकरा रही हैं उसके बीच में जो ये एंगल है इसका टेंजेंट हमें दे रखा है 1/3 है। तो आप बताओ स्लोप्स क्या होंगे? तो बेसिकली स्लोप क्या होता है? मान लो मेरे पास एक लाइन ये जा रही, ये एंगल बना रही है θ1, ठीक है। तो ये मेरे पास स्लोप क्या होगा इसका? tan θ1 इसका स्लोप कहलाता है, जो एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है। ऐसी ये वाली लाइन है, एक्स एक्सिस से क्या एंगल बन रहा है? से θ2 बन रहा है, तो इसका स्लोप क्या होगा? tan θ2 मेरा कहलाता है क्या? इसका स्लोप, जो मैंने m माना है क्योंकि एक डबल है। और बाकी जो ये वाला एंगल है कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दोगे तो ये आप एंगल कहेंगे सर ये वाला हो जाएगा θ1 माइनस θ2, यही होगा क्योंकि ये वाला एंगल मेरा एक्सटीरियर एंगल है। तो इसका और इसका सम इसके बराबर, तो ये वाला एंगल किसके बराबर? दिस माइनस दिस,
ठीक है, तो टेन थीटा वन माइनस थीटा टू आप करेंगे, फिर उसमें रिलेशनशिप लगा के हमारे पास एक रिजल्ट निकलता है, उसके बेसिस पे ही हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बाकी ये समझाने के पर्सपेक्टिव से मैंने बताया, डायरेक्ट हमारे पास रिलेशनशिप क्या होता है, जो ये टेन थीटा वन माइनस थीटा टू जो हम लिखते हैं, इसे हम बोलते हैं प्लस माइनस या फिर मॉड्यूलस में लिखो। ठीक है, स्लोप ज्यादा किसका, जो जनरली बाहर एक्स एक्सिस की तरफ एंगल जो बड़ा होगा उसका स्लोप ज्यादा होता है। तो 2m माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m इंटू में m। स्लोप a माइनस स्लोप b डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्लोप a इंटू स्लोप b, ये हमारा इसका रिजल्ट होता है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू तो मुझे दे रखी है 1/3, और ये मॉड्यूलस का साइन हटाऊंगा तो मेरे पास बनेगा प्लस माइनस, और ये मेरे पास बचेगा m और 1 प्लस 2m का स्क्वायर। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पहले बन रही है, m स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, और एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो एक बार प्लस वाला केस लेना पड़ेगा। तो जब मैं प्लस वाला केस लूंगा और एक बार माइनस वाला केस लूंगा, तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पे मेरे पास m की दो वैल्यू मिलेंगी और यहां पे भी मेरे पास m की दो वैल्यू मिलेंगी। तो एक लाइन की कितनी पॉसिबल मेरे पास स्लोप्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और ऐसे इस लाइन के 4 हो सकते हैं। तो हमसे पूछा है पॉसिबल स्लोप्स ऑफ लाइंस, लाइंस के पॉसिबल स्लोप कितने होंगे, वो क्या होंगे, 4 होंगे मेरे पास। ठीक है, प्रत्येक लाइन के हमारे पास 4 स्लोप बनेंगे। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? बाकी आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिल जाएंगी। अब इस केस में 100% श्योरिटी के साथ 4 कहना थोड़ा सा मुश्किल ये भी होता है कि हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, दोनों वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, उसके बेसिस पे बताएंगे। तो आप इन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, दो डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, आप आंसर कर सकते हैं। वरना कहोगे तो मैं ही इसे थोड़ा सा करा देता हूं। अगर मैं सिंप्लीफाई करूं इसे तो ये 1 प्लस 2m स्क्वायर और ये प्लस का 3m है तो इधर जाके माइनस का 3m। एक तो ये बनेगा और एक बनेगा मेरे पास 1 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m, तो 3m को प्लस कर दिया। ठीक है, इसे यहां पे पहले माइनस, दो वैल्यूज बन रही है। अब कैसे स्प्लिट करेंगे, -3 है तो इसे -2 और -1 में ब्रेक कर सकता हूं। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 × 1 2, और सम कितना आएगा मेरे पास, -3 बन जाएगा। तो मेरे पास m का मान क्या आएगा, आप कहेंगे सर जो यहां पे वैल्यू आती है ना उसे नेगेटिव में लिखो, डिवाइडेड बाय मेरे पास जो m स्क्वायर का कोफिशिएंट है इससे डिवाइड करना होता है, तो ये हो जाएगा 2। तो ये वाली वैल्यू आ गई 1, और दूसरी वैल्यू क्या होगी मेरे पास यहाँ पे m की, ये -1 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा मेरे पास 1/2। ऐसे अगर इधर सिंप्लीफाई करूंगा तो आप कहेंगे सर 3 है, ये पॉजिटिव है, और ये 2 है और 1 है, तो इसे फिर से 2 और 1 में ब्रेक करेंगे। m का मान क्या आएगा, -2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे m का मान आएगा -1 डिवाइडेड बाय 2। दिस विल गिव मी -1 और ये -1/2। 4 वैल्यूज आ रही है m के, तो एक लाइन के हमारे 4 डिफरेंट स्लोप्स पॉसिबल है, ऐसी दूसरी लाइन के भी 4 डिफरेंट स्लोप्स। तो टोटल कितने स्लोप्स हो गए हमारे पास, 4 यूनिक स्लोप्स होंगे प्रत्येक लाइन के। चलेंगे आगे। ठीक है, यहां पे थोड़ा ध्यान रखना, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल स्लोप्स ऑफ लाइंस, लाइंस के पॉसिबल स्लोप्स हमसे पूछे तो इसका लॉजिकली सेंस यही बनता है कि इंडिविजुअली कितने कितने स्लोप्स बनेंगे। तो ये मत करना 4 + 4 करके 8 लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। चलता हूं आगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी आप इसे 10 की फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे तो यही चीज आती है। ये 2m मेरा क्या बनता, ये बनता tan θ2 माइनस ये बनता मेरे पास tan θ1, फिर यहां पे बनता 1 प्लस tan θ2 tan θ1। ठीक है, उसी के एक्सपेंशन से ये वाली चीजें आई हैं। ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, ये θ1 है और ये θ2 है। चलें आगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारी चीजें कराई जाती हैं। अब अगला सवाल मेरे पास, a और b दो प्राइम नंबर्स हैं, कुछ इस तरीके से, a बड़ा है b से, उनका एलसीएम दे रखा है मुझे और हमें बताना है इसका मान क्या होगा। अब दो प्राइम नंबर्स हो जाए तो उनका एचसीएफ मुझे पता है क्या होता है, 1 होता है,
और अगर दो नंबर्स की बात करूं, नंबर 1 इंटू नंबर 2 का कंसेप्ट हमें पता है, ये होता है उनका एलसीएम इंटू में एचसीएफ। ठीक है, तो हमें एलसीएम कितना दे रखा है 667, तो एचसीएफ क्या होगा 1, तो लिखना चाहो लिखो वरना नहीं। नंबर 1 क्या है मेरा, ए मान लेता हूं और नंबर 2 को मैं मान लेता हूं बी। दो नंबर का प्रोडक्ट ये है और दोनों प्राइम नंबर है, ए ग्रेटर देन बी है, ये भी दे रखा है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर देखो इसे किन दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है मुझे ये निकालना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, पहले तो आप ये देख लिया करो इस तरह के क्वेश्चन में कि क्या ये किसी परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है। इससे बड़ा नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर देखो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 667 है, इसके बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होता है 676 और ये उससे कितना कम है, तो आप देखेंगे इसमें 667 को आप घटा देंगे तो ये वाली वैल्यू आ गई 9। तो एक वैल्यू 9 है और एक ये है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 676 क्या होता है, ये तो 26 का स्क्वायर है और ये 9 क्या है 3 का स्क्वायर। क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं। अब देखो 26 प्लस 3 29, 26 माइनस 3 हो गया 23। तो मेरे पास दोनों प्राइम नंबर आ गए या नहीं आ गए, आ गए। ए का मान है 29, बी का मान है मेरे पास 23 क्योंकि ए बड़ा है। हमसे पूछा है ए स्क्वायर मतलब 29 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 23। सोल्व करके अपना आंसर निकालेंगे। मेरे पास यहाँ पे 841 माइनस में यूनिट डिजिट से कर सकते हैं क्या, वैसे 1 आएगा और यहाँ पे 42, तो यूनिट डिजिट 9, ए और सी दोनों आ रहे हैं। चलो कर ही लेते हैं पूरा सॉल्व, ये आ गया 92। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 9 और इसमें 10 घटा दूंगा तो 74, ये मेरा आंसर। क्लियर हो गया, ये मेथड याद रख लेना। अब आप ये भी कह सकते हैं सर आपने तो अभी बता दिया, मैं चाहता तो इसे यही छोड़ के चला जाता। अब आप सोचते रहते कि यार क्या हर बार ट्रू होगा ये चीज जो आपने बताई, नहीं, ये बस एक तरीका है कि कई बार हमारा आंसर इस तरीके से डायरेक्टली मिल जाता है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि ऐसे ही हो सकता है आपके एग्जामिनर ने कुछ ऐसा दे दिया हो, वो जो वैल्यू थी हो सकता था जैसे 107 मैं कह सकता हूं एक प्राइम नंबर है, उसमें 13 मल्टीप्लाई करके कोई वैल्यू दे रखी हो। कुछ इस तरह की भी चीजें भी तो एग्जामिनर दे सकता है ना। ठीक है, प्राइम नंबर के बनाने के लिए जरूरी थोड़ी हो परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के आसपास वाला ही मिलेगा आपको। ज्यादातर केसेस में ऐसा हो जाता है आंसर ट्रू। बाकी आपको क्या करना होता है, कितने केसेस आपको चेक करने पड़ेंगे। अब कई बच्चों के मन में डाउट रहता है सर मैं एक एक करके सारे केसेस चेक करता रहूं बैठ के जब तक डिवाइड ना हो जाए, कितने केसेस चेक करने पड़ेंगे एग्जाम में, मैं इस क्वेश्चन को करूं या ना करूं, क्या चीज होगी, हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए ना कितना टाइम लगेगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखो ये 2 नंबर का प्रोडक्ट है या नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये किसके परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है। तो चलो मैंने कहा ये 676 के स्क्वायर के आसपास है, मतलब 26 के स्क्वायर के आसपास भी ये वैल्यू बन रही है मेरे पास, है ना। तो आप कहेंगे सर एक नंबर तो मेरा हो सकता है 26 से बड़ा हो, क्या एक नंबर मेरा 26 से बड़ा होगा और एक नंबर 26 से छोटा होगा, तभी तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं ये वाली वैल्यू निकाल पाऊंगा। क्लियर है या नहीं है, एक नंबर 26 से बड़ा और एक नंबर 26 से छोटा, जब भी तो 26 स्क्वायर के आसपास आप पहुंच पाओगे। ठीक है, अगर दोनों ही नंबर 26 से बड़े हो गए, ठीक है, तो ये वैल्यू तो जो इसका स्क्वायर है 26 उससे कहीं ज्यादा बड़ी चली जाएगी, तो ये तो आ नहीं सकता। तो मैं ये चीज कह सकता हूं, और अगर ये चीज मुझे समझ में आ गई तो मुझे मैक्सिमम कहां तक चेक करना है। आप कहेंगे सर 2 से लेके 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं और 23 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, नियरेस्ट 23, क्योंकि 25 प्राइम नहीं है। तो मुझे 2 से लेके 23 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर थे उनसे एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि किससे वाली वैल्यू कट रही है। तो आप देख सकते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ प्राइम नंबर से स्टार्टिंग के तो आप ऐसे ही देख के बता देते हैं। जैसे 667 मेरा किससे नहीं कटेगा, आप कहेंगे सर 2 से नहीं कटेगा। फिर बारी आई 3 की, सम ऑफ डिजिट चेक कर लिया कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 3 से भी नहीं कटेगा। फिर 5 से हमें पता है यूनिट डिजिट 5 है, 0 नहीं है, तो 5 से नहीं कटेगा। फिर हमारे 7 से मैनुअली चेक कर लेते हैं, तो मेरे पास 63 47 7 से नहीं कट रहा। फिर मैं 11 पे आऊंगा, 11 पे डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, 6 + 7 हो गया हमारे पास 13 - 6, 11 से भी नहीं कटेगा। फिर हम 13 से चेक करेंगे, फिर हम 17 से, फिर 19 से और फिर 23 से। जो मेजरली टाइम लगेगा इन चारों से चेक करने में आपको टाइम लगेगा किससे घटेगा। अब क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर के आसपास था तो जो मैंने ट्रिक बताई उससे इजीली आ गया, 23 मुझे मिल गया। अदरवाइज आप यहां पे चेक करते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम यहां पे इन तीनों से चेक करने में जा सकता है। अगर इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये 667 था, इसकी जगह होता 6379, ऐसी कुछ वैल्यू आ जाती सपोज करो, तो उस केस में मैं छूता भी नहीं इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में, क्योंकि इतने नंबर से कौन चेक करेगा बैठ के। या तो फिर मैं स्क्वायर वाली ट्रिक से ट्राई करता, आ जाता ठीक है, वरना मैं छोड़ देता इस क्वेश्चन को। कंसेप्ट समझ में आया आपको, तो इससे आइडिया लग जाएगा। और एग्जामिनर जब भी इस तरह का क्वेश्चन देता है, रेलवे में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, सीजीएल में भी आते हैं, उसमें 3 डिजिट से ज्यादा नंबर जनरली नहीं देते हैं वो।
तो आप इजीली चेक कर सकते हैं गिवन टाइम के अंदर। अगर आपको लगता है कैलकुलेशन ज्यादा वीक है तो आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं। चले आगे। अगला सवाल टाइम एंड वर्क का है मेरे पास। कहता है 6 आदमी और 3 औरतें मिलकर एक काम को 40 दिन में जितना करेंगे उतना ही 8 आदमी और 12 औरतें मिलकर कर सकते हैं 18 डेज में। कितनी वीमेन को ज्वाइन करना चाहिए 32 मैन को सेम काम को करने के लिए 5 दिन में। तो आप सबसे पहले तो टोटल वर्क को इक्वेट करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। मेरे पास 6 आदमी हैं और 3 औरतें हैं, 40 दिन में पूरे काम को निपटा सकते हैं। सेम काम अगर 8 आदमी और 12 औरतें करेंगी तो 18 दिन में कर सकते हैं। और इसी काम को मैं मान लेता हूं एक्स वीमेन ज्वाइन करती हैं 32 मैन को, तो काम को कितने दिन में निपटाती हैं? ये निपटाती हैं यहाँ पे 5 डेज। सोल्व करके बताना। सबसे पहले आप क्या करते हैं, मैन और वीमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो इन दोनों में मेरे पास ये 18 है, पहले इन दोनों को सोल्व करना है ना, या तो मैं लिख लूं, वरना आप देख सकते हैं पहले से 2 से काटूंगा तो ये 9 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ पे भी आप 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 से इसे काटूंगा तो 5, यहाँ पे 2 मैन प्लस यहाँ पे मेरे पास वीमेन 3 वीमेन बचेगी, इनटू में 9 है, और यहाँ पे मेरे पास 5 रह गया। 6 और 3 में 3 को कॉमन ले सकता हूं, जो कि आगे उधर जाके उसे काट देगा, तो मेरे पास यहाँ पे 2 मैन प्लस वीमेन बचेगा। और आगे हम सोल्व करते हैं तो ये 3 से ये 9 भी एलिमिनेट हो जाएगा 3। अब सोल्व करो क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे 5 इंटू 2 10 मैन है, और यहाँ पे 6 मैन है तो 4 मैन बचेंगे। 5 वीमेन है, यहाँ पे 9 वीमेन है तो 4 वीमेन बचेंगी। मैन इक्वल्स टू वीमेन आ गया, या मैन रेशियो वीमेन की एफिशिएंसी का रेशियो 1:1 आ गया। अब यही चीज आप यहाँ पे इक्वेट करके इससे ट्राई कर सकते हैं। मैन और वीमेन की जगह 1 रख दिया मैंने, तो 8 प्लस 12 कितना हो गया मेरे पास 20 इंटू में 18। ये किसके बराबर 1 रख दिया तो x प्लस 32 ही बचेगा, और यहाँ पे इंटू में 5 से काटूंगा तो 4, 18 4 जा 72 माइनस 32, x का मान कितना आ गया 40। क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डीआई पे बेस्ड सवाल है। बड़ा सा डीआई दिख रहा है, डीआई के अंदर भी 2 चीजें दे रखी हैं, एक पाई चार्ट है, एक ही है, तो आपको क्या करना है, लास्ट के लिए ही छोड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे या पहले करा दूं मैं इस क्वेश्चन को भी? इस पाई चार्ट में परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दिखा रखे हैं 5 स्कूल में कितने हैं। ठीक है, टोटल बॉयज और गर्ल्स मिला के ये है। उसके बाद नीचे डेटा दे रखा है कि किस पर्टिकुलर स्कूल में बॉयज और गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या क्या है, वो आपको यहां पे दिख जाएगा। हमसे पूछता है इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ऑल द 5 स्कूल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पाई चार्ट। अगर सारी स्कूल्स की गर्ल्स को मैं एक पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, तो हमें बताना है सेक्टर एंगल कोरोस्पोंडिंग टू स्कूल बी। जो स्कूल बी की गर्ल्स होंगी उसका सेंट्रल एंगल क्या बन रहा होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, यहां पे 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, और ये भी नियरेस्ट टू एन इंटीजर पूछा है। मतलब इस तरह का सवाल एग्जाम में दिखा तो आंख बंद करके आपको छोड़ के आगे ही बढ़ना है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और कैलकुलेशन अभी हमें पता भी नहीं कि कितनी मुश्किल जाएगी कितनी नहीं। चलो एक एक करके सोल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मैं स्कूल ए का देखूं तो गर्ल्स और बॉयज कितना हो गया 3:7, 3 और 4 टोटल हो गया 7 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 24 को, तो 1 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा 4 को, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 4 इंटू 3 हो जाएगा मेरे पास 12। ठीक है, रेशियो में चीजों को लेके चलो, कुछ नहीं करना, आप रेशियो को समझते हुए चलो। अगर स्कूल बी की बात करूंगा टोटल है 5 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक 3 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 2 इंटू 3 ये हो जाएगा मेरे पास 6। ऐसे यहां पे 8 24 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 3 जा 24 होता है, तो अगेन मेरे पास 5 इंटू 3 यहां पे आ गया 15 गर्ल्स। 1:2 6 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 18 को, तो 1:3 18 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक रेशियो 6 के बराबर, तो गर्ल्स कितनी हो गई 1 इंटू 6 ये हो गया 6, और लास्ट में 5:15 को अगेन 1:3 के बराबर हो गया, 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब हमें सेंट्रल एंगल बताना है बी के कोरोस्पोंडिंग क्या होगा। अब
टोटल किसे रिप्रेजेंट करेगा? आप कहेंगे सर टोटल एंगल तो रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री को, तो बी कितना होगा आप ये बता दो। तो सबसे पहले टोटल निकाल लो। हमारे पास 12 प्लस 16 18 33 39 51 और बी कितना है 6। 6 का मान क्या आ जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 51 इंटू में 6। अप्रोक्सीमेटली करेंगे तो 7 टाइम्स जा रहा है, 7 6 42 42 या उससे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो 42 डिग्री मुझे नियरेस्ट दिख रहा है, 42 के आसपास और कोई तो है नहीं यहाँ पे। तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से इसका सही चला जाएगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक अगर मैंने नहीं किया। सम एक बार दोबारा से करके देख लो। 18 33 39 51 ठीक है, लगभग 7 पॉइंट जाएगा भी तो 7.3 बचेगा। 3 फिर 0 लगाऊंगा 30 फिर 0 300 लगभग ये वैल्यू आएगी। इसे 6 से करूंगा तो ये मेरे पास 42.36 लगभग 42 ही मेरा आंसर बैठ रहा है। तो लंबा क्वेश्चन है, एग्जाम में लास्ट के लिए ही छोड़ना है। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे, अब धीरे धीरे लेवल डाउन करेंगे। हमारे पास क्या दे रखा है? एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर हमें O दे रखा है। एक सर्कल है, इसका सेंटर हमें O दे रखा है। AC और BD दो कोड्स हैं, AC और BD आगे जाके E पे मिलती हैं। AB डायमीटर है तो AEB का मान दे रखा है, हमें एंगल DO से बताना है। चलो ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन में क्या है मेरे पास? AC और BD दो कोड हैं, तो AC मैंने कुछ ऐसे बनाया और BD कुछ ऐसे बनाया, क्वेश्चन के हिसाब से मैं बना रहा हूं। AC BD जो आगे जाके E पे मिल रही है और हमें क्या दे रखा है? AB क्या है? डायमीटर है। तो चलो इस पॉइंट को यहां रख लेते हैं, सेंटर पॉइंट को। ये वाला एंगल हमें दे रखा है 42 डिग्री। एसएससी में बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमसे पूछा ये वाला एंगल बता दो कि ये वाला एंगल क्या होगा। कैसे सोल्व करेंगे? देखो, जिन लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं तो उन्हें पता है ये वाला एंगल जो होता है ये होता है 180 माइनस ट्वाइस इंटू में 42। जो ये वाला एंगल दे रखा है, इस तरह की अगर फिगर बने और ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाती है 96। लेकिन जो बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने ये चीज नहीं पढ़ रखी होगी, ये याद नहीं होगा, याद नहीं रहता ये, ठीक है, इवन मैं भी भूल जाता हूं। तो बेसिक तरीके से आपको करना आना चाहिए। बेसिक तरीके से आप कैसे करेंगे? आपको पता है सर ये डायमीटर दिया तो कुछ ना कुछ तो यूज होगा। अगर डायमीटर का कुछ ना कुछ यूज है तो डायमीटर से प्रॉपर्टी बनती है कि हमारे पास क्या बनता है? सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो आप यहां पे कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने कहा यहां से चलो मैं इसे मिला देता हूं, तो मेरे पास ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया और ये भी 90 डिग्री। और आप ध्यान से देखें यहां पे इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर ये 42 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? तीनों का सम 180 होगा। तो ये 90 माइनस 42 बचेगा, जिसे मैं कह सकता हूं यहां पे ये आ जाएगा 48। अगर ये 48 है तो आप इस आर्क को देखिए, डीसी आर्क मेजर सेगमेंट पे एंगल बना रही है 48, तो सेंटर पे एंगल कितना बनाएगी? इसका डबल बनाएगी। तो ये वाला हो जाएगा 48 इंटू में 2। चलें आगे। अगला सवाल कहता है 18 नंबर्स का एवरेज 36 है, 16 नंबर्स का एवरेज 32 है। रिमेनिंग दोनों नंबर अगर बराबर हैं तो हमें बताना है प्रत्येक नंबर का मान क्या होगा। तो बेसिक से तो आप सभी लोग इजीली कर सकते हैं, जिसे कोई डेविएशन एलिगेशन कुछ नहीं पता। आप कहेंगे सर 18 नंबर्स का अगर एवरेज इतना है तो 18 इंटू 36। अब बाकी के मेरे पास कितने नंबर है? 16 नंबर, उनका एवरेज दे रखा है 32। बाकी के जो दो नंबर है उसे मैं x मान लेता हूं, तो सम कितना हो जाएगा? 2x। सोल्व करके सिर्फ आपको x का मान बता रहा है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इसमें और कुछ नहीं है। बाकी आप इसमें एलिगेशन और डेविएशन दोनों चीजें लगा सकते हैं। जनरली मैं तो डेविएशन से प्रेफर करता हूं, आप देखो किससे। मैंने कहा 18 नंबर है, एवरेज है 36। यहां पे मेरे पास 16 नंबर है, अगर मैं घटा दूं तो इनका एवरेज है कितना? 32 है। ठीक है, बचे दो नंबर, उनका एवरेज देख लेते हैं हमारा कितना आना चाहिए। आप कहेंगे सर ये देखो डेविएशन, अगर मैं एवरेज को 36 ही मान के चलूं तो यहाँ पे डेविएशन 0 को होगा और यहाँ पे -6 का होगा। टोटल डेविएशन, क्योंकि 18 - 16 दो नंबर पे टोटल डेविएशन कितने का आएगा? 16 इंटू में
-16 इंटू -6 ये हो गया 96 का। 2 नंबर पे है तो 1 नंबर पे डेविएशन कितने का होगा, इतने का होगा, डेट इज 48। तो जो मेरे नंबर्स होंगे, जो प्रति अगर एक नंबर की बात करूं तो वो एवरेज से कितना ज्यादा होगा, 48 ज्यादा होगा। तो हम कहेंगे सर ये हो गया 36 पहले एवरेज था। यहां पे थोड़ी सी गलती कर दी है, 4 है, ठीक है, डिस्टेंस 4 है, तो 16 4 जो 64 आएगा। 64 को 2 में भाग करूंगा तो 32, तो एवरेज से 32 ज्यादा होगा। तो x का मान हो जाएगा मेरे पास 36 प्लस 32, ये हो जाएगा 68। अगर आप इसे एलिगेशन से करना चाहते हैं उससे भी कर सकते हैं। मेरे पास पहले 16 नंबर है, 2 नंबर है, 16 नंबर का एवरेज मान लेता हूं 32, 2 नंबर का एवरेज मान लेता हूं x, टोटल नंबर्स 18 नंबर्स का एवरेज कितना हो गया 36। एलिगेशन लगाओगे तो आपको यहाँ पे 4 मिलेगा, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो बाद में देखेंगे आप। लेकिन ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल का ये एक तरीके से रेशियो देता है। यहाँ पे 2 रेशियो इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं इंटू में 2 करा है मैंने, तो यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे इंटू में 2 करके ये 32 आ जाएगा, ये 36 है, ये 32। अभी हमने क्या करा था, इस वाले में से इसे घटाया था, तो अब मैं इसमें से इसे अगर घटाता हूं तो ये वैल्यू आनी चाहिए। तो मेरे पास x का मान क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 32, ये हो जाएगा मेरे पास 68। कोई भी तरीके से देखा जा सकता है, तीनों मेथड्स मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन में क्या आता है, एक जर्नी मेरे पास 960 किलोमीटर की है जिसे 15 आवर्स में कवर किया जाता है। 3/4 इसका डिस्टेंस कवर किया जाता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर मैं इसका 3/4 निकालूंगा तो 4 से काटूंगा तो 24 इंटू 3 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर हमने कवर कर लिया 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें बताना है रिमेनिंग जर्नी को कंप्लीट करने के लिए हमारी स्पीड क्या होगी। तो आप यहां पे 720 को अगर 80 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 9 आवर्स लगे होंगे, है ना। अब मेरे पास कितना डिस्टेंस बचा, 720 इसमें से घटा दूंगा तो बचा 240 किलोमीटर मुझे जाना है कितने टाइम में, 15 माइनस 9 6 घंटे में। तो स्पीड क्या हो जाएगी 640 डिवाइडेड बाय 6, तो ये तो 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पार्टनरशिप का सवाल है। कहता है ए बी सी ने एक बिजनेस स्टार्ट करा जिसमें ए ने 30,000, बी ने 36 और सी ने 42,000 रुपीज इन्वेस्ट करे। 6 महीने के बाद ए और बी ने 12,000 निकाल लिए और सी ने एडिशनल अमाउंट ऑफ 8,000 इन्वेस्ट कर दिया। सभी का पैसा इक्वल टाइम के लिए रहा बिजनेस के अंदर। साल के अंत में सी का प्रॉफिट हमें दे रखा है, तो हमें बताना है टोटल प्रॉफिट कितना अर्न हुआ होगा। देखो क्वेश्चन जब ये पढ़ने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है तो आप चाहो तो लास्ट के लिए छोड़ सकते हो, क्योंकि 4 लाइन का क्वेश्चन है। बाकी आप डायरेक्टली करेंगे तो यहां पे मेरे पास ए बी और सी की बात करता हूं। हमें पता है प्रॉफिट का रेशियो किस पे डिपेंडेंट होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम का। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो थाउजेंड्स में दे रखा है, सारी वैल्यू थाउजेंड्स में है, तो 1000 छोड़ के जैसे पहले ए की इन्वेस्टमेंट 30 मान लेता हूं, बी की इन्वेस्टमेंट 36 और सी की इन्वेस्टमेंट को 42 मान लेता हूं। 6 महीने तक कोई चेंज नहीं है तो टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 वैसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6 महीने में स्प्लिट हो रहा है, बाद में कटना ही है, फिर भी मैंने लिख दिया। अब ए ने क्या करा 12,000 रुपए निकाल दिए, 30 में से 12 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे ए के बचेंगे यहाँ पे 18, वो अगले 6 महीने के लिए रहेंगे, तो प्लस 18 इंटू में 6 कह सकता हूं। ऐसे इसने भी 12,000 निकाले तो 24 इंटू में 6 रह जाएंगे, और इसने 8,000 ऐड करे तो 42 प्लस 8 कितना हो जाएगा 50, और ये भी 6 महीने के लिए रहेंगे। आप यहाँ पे अब 6 से सारा जगह कॉमन आ रहा है तो काट दो, ठीक है। जो अच्छा बच्चा होगा जिसकी तैयारी अच्छी, उसने 6 लिखा ही नहीं होगा, उसे पता है सारा बाद में कटना ही है, क्योंकि आधे साल की बात कर रहे हैं, उसने सिर्फ इतनी वैल्यूज लिखी होगी। अब आगे हम देखेंगे ये 30 ये 48 आ गया, ये वाली वैल्यू मेरे पास 36 प्लस 24 60, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 50 आ गई, 50 प्लस 42 92 आ गई, सॉरी। ये अगेन 4 से कट जाएगा तो मेरे पास 12 15 और यहां पे 23 आ गया। 23 किसके बराबर है 15134 के बराबर है। हमें वैल्यू बतानी है टोटल प्रॉफिट कितना अर्न करा है, तो इन तीनों का सम करना पड़ेगा। 23 प्लस 15 38 प्लस 12
60, 38 सॉरी 38 प्लस 12 50, 50 रेशियो का मान हमें बताना है कि क्या होगा। आप कहेंगे सर देखो, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो ये 15134 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 50 आने वाला है ना। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, लास्ट में 2 जीरो हैं तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं, देखो इसे 2 से डिवाइड कर देता हूं, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा इस 15134 को 2 से डिवाइड करके और 50 में, तो मेरे पास यहां पे तो 100 आ जाएगा और यहां पे मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी, 2 से डिवाइड कर दिया तो 7, मैं लिख ही देता हूं, ये वाली बचेगी 756 और 147, ये वैल्यू बचेगी। अच्छा अब इसे सोल्व करेंगे मेरे पास, तो कितने टाइम्स जाएगा, यूनिट डिजिट से देखूं तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करूं 7 आए तो आप कहेंगे सर 9, जो भी आंसर होगा वो 9 और उसके बाद 2 जीरो होंगी। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ए में आ रहा है, डी में आ रहा है, नहीं बन रही बात। 23 से देखो, यहाँ पे 75 कितने गुना जाएगा, 3 टाइम्स या 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 से स्टार्ट होगा और लास्ट में 900 आएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो सकता है। चले आगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि इस बार ग्राफ में यूथ दे रखा है लेक्स में, 5 स्टेट्स में जो है ए बी सी डी एंड ई, ठीक है, और उसके अंदर टोटल यूथ इससे बता रखा है इन लैक्स में, इससे और इंप्लॉयड यूथ कितने हैं वो इससे बता रखा है चेक बॉक्सेस से। हमें क्या बताना है, हमें बताना है विच स्टेट हैज इंप्लॉयड यूथ लेस देन 80% ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन। और कितने स्टेट ऐसे हैं जिसने 80% से कम अपने यूथ को इंप्लॉय किया हुआ है, ठीक है। तो एक तरीका तो यह है कि आप यहां पे डायरेक्टली चेक करो, देखो 20 है, इसका 80% से करना है, तो पॉइंट को भूल जाओ, 80% के लिए मैं 8 यूज कर लेता हूं, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 96, मतलब 9.6, ठीक है। इन्होंने क्या कर रखा है, ज्यादा कर रखा है, हमें कम वाले बताने हैं तो ये नहीं हो सकता। इसको 8 से करूंगा 64, ये है मेरे पास 7, ये भी ज्यादा है तो ये भी मुझे नहीं चुनना। 11.5 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 जा तो मेरे पास 23, फिर 4 जा करूंगा तो 92, ये भी नहीं हो सकता, ये भी ज्यादा है, ठीक है। 10 को 8 से करूंगा तो 8 आएगा मेरे पास, ठीक है, पॉइंट में 10 से डिवाइड भी करना है, 8/10 करना है बेसिकली हमें, तो मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। तो इन्होंने कम इंप्लॉय किया हुआ है और इसने भी ज्यादा किया हुआ है, देखो 9 है और 8 है, ठीक है, ये चीज क्लियरली दिख रहा है कि 9 और 8, 9 को 8 से करूंगा 72, 7.2 से ज्यादा ही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ मल्टीप्लाई करके चेक करना था और ज्यादा एक एक करके आपको परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। कभी आप ऐसे कर रहे हो कि सर इसमें से इसे घटाऊं, पहले 1.5 फिर डिवाइड बाय 12 करूं, फिर परसेंटेज निकालूं, फिर चेक करूं कि 80% से कम है या नहीं है, ठीक है, थोड़ा लॉजिकली चलो। और बाकी मैंने समझा दिया आपको इतनी चीजें भी, बाकी ये देख के भी पता चल जाता है कि हमारे पास देखो सारी वैल्यूज 10 के आसपास है ना। 10 का 80% कितना होता है, 80 होता है, डिफरेंस कितना 8 होता है, तो डिफरेंस कितने का है 2। तो अगर 10 के आसपास है, 10 से बड़ी वैल्यू जाएगी तो जो डिफरेंस होना चाहिए ये 2 से ज्यादा का होना चाहिए, तभी जाके मैं कह सकता हूं कि 80% से कम लोगों को एम्प्लॉय किया है। तो यहां पे ये तो 2 से कम है डिफरेंस, ठीक है, ये तो 1 ही है तो इसके भी बहुत कम चांसेस हैं, ये भी 2 से कम है डिफरेंस, ये 2 से ज्यादा जा रहा है 10 के केस में तो ये इंक्लूड होगा, और ये 9 है 10 के आसपास ही है लेकिन डिफरेंस तो सिर्फ 1 का है जबकि हमें 2 के आसपास चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें सोची जा सकती हैं, ठीक है। चलता हूं मैं आगे, डुएबल क्वेश्चन था। कहता है एक पर्सन की जो सैलरी है वो 40% डिक्रीज कर दी, फिर उसे 40% इंक्रीज कर दिया, फिर उसे दोबारा 150% इंक्रीज कर दिया, तो हमें बताना टोटल गेन या लॉस कितना होगा। आप कहेंगे सर पहले इंक्रीज हुआ 40%, तो 7/5 हो गया, फिर डिक्रीज हुआ 40%, तो पहले 5 थी तो कितनी रह गई, 3 रह गई, फिर इंक्रीज हुआ 150%, तो मतलब 2 था तो कितना हो गया, 150% बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा। सोल्व करेंगे फटाफट से, 5 से 5 कट जाएगा और कुछ कट नहीं रहा, तो मेरे पास ये आया 21/10, ठीक है। हमेशा 100 से कंपेयर करते हैं तो एक जीरो मैं यहां पे लगा लेता हूं, एक जीरो यहां पे लगा देता हूं, कितना बढ़ गया 110 बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया 110% बढ़ गया, तो गेन हुआ 110% का। चले आगे, अगला सवाल, एक डीलर कस्टमर को 24% डिस्काउंट अलाउ करता है,
उसके बाद भी उसे 36% का प्रॉफिट है। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तो हमें बताना एमआरपी कितना होगा। आप कहेंगे सर एमआरपी पे कितना डिस्काउंट दे रहा है, 24%, तो कितने पे बेच रहा होगा, 76% पे बेच रहा होगा। ये हो गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे फायदा अब भी हो रहा है 36% का, तो कॉस्ट प्राइस मेरा है 2470। अगर इस पे प्रॉफिट हो रहा है 36% का, तो इसका 136% हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ये दोनों को इक्वेट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो कैसे ट्राई करेंगे इसे सोल्व करना। 76 से पूरा का पूरा डायरेक्टली तो नहीं 136 कट रहा, चलो परसेंट से तो परसेंट एलिमिनेट कर देता हूं, और 4 से काटूंगा तो ये 19 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू भी मेरी 4 से कट जाएगी, तो 34 आ जाएगा। ठीक है, अभी तो अब 34 19 नहीं कटने वाले। अब यह 34 का मल्टीपल मेरा आंसर होगा, तो चेक कर सकते हैं। अदरवाइज 19 से ये पूरा का पूरा कटना चाहिए, तभी मेरा आंसर आएगा। 19 1 जा 19, और ये 57 3 जा तो 130। अब लास्ट में 0 आएगी, 4 को 3 से करूंगा 2। ऑप्शन देख लिए एक बार, एक ही ऑप्शन में लास्ट में 2 0 आ रहा है, तो यही आंसर होगा, है ना, 4420। चले आगे। कहता है कितने सॉलिड स्फीयर बनाए जा सकते हैं 10 mm डायमीटर के एक मेटेलिक सॉलिड कोन से, जिसका बेस रेडियस 28 है और हाइट दे रखी है 40। तो आप कहेंगे सर जितने भी होंगे, मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास कोन की वॉल्यूम है, जिसे मैं बोलता हूं 1/3 पाई r स्क्वायर h, इससे डिवाइड कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ इसे, जो मुझे सॉलिड स्फीयर बनाने हैं। सॉलिड स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई, और रेडियस कितना हो जाएगा 5 mm। ठीक है, अगर मैं इसे कन्वर्ट करूंगा तो आप कहेंगे सर 5/10 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर में है, तो इसका क्यूब यही आएगा। ये सॉल्व करके n का मान मिल जाएगा। पाई से तो देखो पाई एलिमिनेट हो गया, 3 से 3 कटेगा मेरा, और 4 से काटना चाहो तो आप यहां पे देखो, यहां से ये सारा का सारा 1/2 1/2 1/2 बनेगा। 2 से 4 कट जाएगा, तो एक 2 यहां से कट के ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास जो वैल्यू बची वो ये बची। ठीक है, देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अब सोल्व कर लो। यहां पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। यूनिट डिजिट से भी ट्राई किया जा सकता है क्या, हाँ किया जा सकता है बिल्कुल। देखो एक तो 0 फिक्स हो गई, 0 आएगी आएगी। 8 8 जा 64, 4 4 जा 16, 6 2 जा 12, तो यहां पर आएगा 2। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो मेरे हिसाब से यही आंसर चला जाएगा। वरना आप इजीली कर भी सकते थे, 28 का स्क्वायर आप सभी लोगों को पता है, और इनटू में 8 से मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं, और लास्ट में एक 0 लगा देनी है। चलो आगे। क्वेश्चन में कहता है कि इस हिस्टोग्राम में 40 स्टूडेंट्स ने टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, जो 30 मार्क्स का एक टेस्ट था। हमें बताना है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 20 या 20 से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा, जो ये वाली रेंज है ना 20, तो ये इंक्लूडेड होता है इस वाले में। ठीक है, तो 20 या 20 से ज्यादा स्कोर करने वाले 10 और 5 15 एस्पिरेंट्स हैं। और यहां पे टोटल खुद ही दे रखा है, कितने स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, 40 की, तो कितने परसेंट हो गए, 15/40। आप अगर परसेंटेज में ना लिखना चाहो तो आपके ऊपर है, वरना लिख भी लिया तो कोई नहीं। 3/8, 3/8 कितना होता है हमें पता है, 37.5%। यही आंसर आ जाएगा। इजी था। देखो एग्जाम में हमेशा ऐसा होगा कि हो सकता है आपकी शिफ्ट में, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जंबल होके आते हैं। उन बच्चों की किस्मत अच्छी हो जाती है जिनके स्टार्टिंग में इजी पड़ जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्टार्टिंग में मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, वो पेपर को मैनेज नहीं कर पाते। इस चीज के लिए हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आपको देते रहे। अगला सवाल हमारे पास कहता है 8k⁶ - 31k³ - 4 0 के बराबर है, तो हमें बताना है नेगेटिव वैल्यू क्या होगी k + 1/k की। थोड़ा अच्छा सवाल है ये। ठीक है, अगर हम सॉल्व करेंगे इसे किस तरीके से कर सकते हैं, देखो सबसे पहला तरीका तो हमारा यही होता है कि हम क्या करेंगे, इस 31k³ को इधर लेके जाएंगे, फिर k³ से डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास आएगा 8k³ - 4/k³, और ये 31 के बराबर आ गया। जनरली हम ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, लेकिन क्या मुझे यहां से मुझे k + 1/k चाहिए ना, क्या चाहिए, k + 1/k चाहिए। तो उसके लिए मुझे या तो k³ - 1/k³ मिले, या k³ + 1/k³ मिले, जिससे कि मैं क्या करूं, फिर k
प्लस 1/k और k माइनस 1/k की वैल्यू निकाल पाऊं मैं, है ना। यही जनरल तरीका होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 8 है, ये किसी तरीके से एलिमिनेट होते हुए दिख नहीं रहे। अगर 4 को कॉमन ले लोगे तब भी 2 बच जाएगा, तो k प्लस 1/k k माइनस 1/k पे मैं इस तरीके से नहीं पहुंच सकता। तो मुझे कुछ ना कुछ तरीका और आजमाना पड़ेगा इसे करने के लिए। तो आप इसे छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ दिया। अब हम क्या ट्राई करेंगे इसके अंदर, हम कहेंगे यार ऐसा तो नहीं कि क्या मैं k क्यूब की वैल्यू ही निकाल पाऊं इससे सोल्व करके। k क्यूब का आप मान निकाल सकते हैं कैसे सोल्व करके, आपको ये चीज थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी कि क्या ऐसा कोई संख्या है k क्यूब का मान जो मैं रखूं और मेरा आंसर आ जाए। तो क्या रख सकते हैं आप k क्यूब का मान यहां पे, -431 है। k क्यूब को अगर हम रख दें यहां पे 4, तो 8 4 जा 32 -1, ये आ जाएगा मेरे पास 31, सेटिस्फाई कर रहा है। और कोई वैल्यू, क्योंकि अगर k क्यूब को 4 रखा तो मेरे पास k का मान अजीब सा आएगा और यहां पे इंटीजर वैल्यूज में तो नहीं जा सकता। अगर मैं यहां पे k क्यूब का मान और क्या रख सकते हैं, 1/4 नहीं चलेगा, ठीक है। तो अभी तो यही दिमाग में आ रहा है, तो इससे लेकिन मेरा आंसर सेटिस्फाई नहीं करेगा और चारों ऑप्शन नेगेटिव में है, यहाँ पॉजिटिव में है, तो k पॉजिटिव आएगा यहाँ से, तो वैसे भी सेट नहीं बैठेगा। तो एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे दिमाग अगर काम नहीं कर रहा है तो सोल्व करके देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के क्या बनेगा। k क्यूब को हमने यहाँ पे रख लिया x, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 8, इसे यहीं पे रख लो k क्यूब को, एक सिंपल रहेगा 8x² - 31x -4 = 0 हो गया। अब 8 × 4 क्या होता है 32, माइनस का 32 चाहिए, तो आप कहेंगे सर 31 को ब्रेक करो, माइनस का 32 प्लस का 1। आंसर क्या आएगा मेरा, x का मान आएगा मेरे पास माइनस का 32, उसके आगे माइनस लगाएंगे डिवाइडेड बाय 8, एक तो वैल्यू ये आएगी। दूसरी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, यहाँ पे ये 1 की जगह यहाँ पे माइनस लगाया और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 8। तो ये कर रहा हूं तो मेरे पास 4 आ रहा है, मतलब k क्यूब 4 आ रहा है, लेकिन हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए इसकी, पॉजिटिव वैल्यू नहीं चाहिए। पॉजिटिव चाहिए होती तो यहां से मिलती, यहां से x मेरे पास इसका आया, तो x किसके बराबर है, k क्यूब के बराबर है, तो -1/8। k का मान किसके बराबर आ जाएगा, -1/2 आ रहा है। इस पे भी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा है। तो k अगर -1/2 रखूंगा मैं, तो यहां पे ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2 प्लस 1/1/2, तो माइनस का 2 हो जाएगा ये, और ये वाली वैल्यू आ गई -5/2। चले आगे, ये चीज ध्यान रखिए, एग्जाम में कई बार इस पे हमारे बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं कि हमें क्वाड्रेटिक बना के सोल्व करके भी वैल्यू निकालनी पड़ सकती है। जनरली हम वही पैटर्न पढ़ते हैं, x + 1/x वाला बनता गया, कर होता गया, लेकिन इस तरीके की चीजें भी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं आपकी। अगला सवाल मेरे पास देखो, इजी सवाल आ गया कि एक ट्राइंगल की 3 एंगल्स मुझे दे रखे हैं, हमें बता दो x का मान क्या होगा। तो आप कहेंगे सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री हो जाएगा। सम करूंगा तो 16 और 4 20x, माइनस में 40 और 60 180 के बराबर। आप यहां से सोल्व करेंगे, मेरे पास 240 डिवाइडेड बाय 20, x का मान आ गया 12। चले आगे, कोई मिस्टेक ना हो देख लेना। आदित्य ने 2 वृष्ट वॉचेस सेल करी, दोनों का सेलिंग प्राइस 18900 था। पहली पे उसे गेन हुआ 28% का और दूसरी पे उसे लॉस हुआ कितने का, 8% का। हमें बताना है ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट नियरेस्ट टू एन इंटीजर। अब देखो इस तरीके के सवाल एसएससी में बहुत आते हैं, तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। अगर वो पता है तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने में। तरीका क्या होता है मेरे पास, ओवरऑल, ये क्वेश्चन स्टार्टिंग के मॉक्स में भी दिया था, तब भी मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया था आपको, और वो भी बताया था, क्या कहते हैं, कैसे आया वो भी एक्सप्लेन किया था डिटेल में। अब ध्यान से देखिए हम कैसे करते हैं। चलो, अगर ये मेरे पास x है सपोज, और ये वाली वैल्यू मेरे पास y है,
तो मेरे पास फॉर्मूला होता है 100 इंटू में x प्लस वाई प्लस 2 इंटू में एक्स वाई डिवाइडेड बाई 200 प्लस एक्स प्लस वाई। इससे मुझे एक्चुअली में कितना चेंज आया है, प्रॉफिट या लॉस एक्चुअली में कितना होगा वो निकल जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि एक चीज नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव वाला है वहां पे माइनस में लिखना पड़ेगा, लॉस को माइनस में लिखेंगे। तो 128 माइनस 8 प्लस 2 इंटू 28 इंटू में 8 डिवाइडेड बाय, अब ये 8 माइनस का है, रियली सॉरी, मेरे पास यहाँ पे 200 प्लस 28 माइनस, तो ये परसेंटेज में ये आंसर आएगा मेरा, जो भी आएगा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताएगा। आप देखेंगे ये तो 20 इंटू में 100 2000 बन गया, यहां पे बनेगा मेरे पास 220 डिनोमिनेटर में, और यहां पे नेगेटिव में कुछ है कि 2 इंटू 816 इंटू में 28 लिख सकता हूं, ये वैल्यू है। अब बताओ क्या आंसर आएगा। अब देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं, कोई कहता है लॉस है, कोई कहता है गेन है। तो सबसे पहले तो हमें पता है पॉजिटिव रिजल्ट देगा, 2000 इन दोनों के प्रोडक्ट से तो बड़ा ही आएगा। अगर मैं 30 भी ले लूं इसे तो 16 इंटू 30 कितना होता है 480, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हमें गेन ही होना है, ये होगा या फिर ये होगा। अब इन दोनों में भी बहुत गैप है, एक 12 है और एक 7 है, तो कौन सा अप्रोक्सीमेट मेरा आंसर जा सकता है। आप कहेंगे सर देखो 220 से अगर 2000 को डिवाइड करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 9 जाएगा, 9%, उसमें कुछ घटाऊंगा और, तो ये वाली वैल्यू क्या कभी भी 12 हो सकती है, नहीं हो सकती, तो मेरा आंसर आएगा गेन ऑफ 7%। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर यहां पे दे रखा है, नियरेस्ट में इंटीजर पूछा था। बाकी अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो इस तरह के क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ना है। बेसिक से आप कैसे करेंगे वो आपको ऑलरेडी पता है कि आपको सेलिंग प्राइस पहले पे क्या है, हमारे पास गेन है 100 का 28 का, तो आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस मेरा कितना हो गया 100, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 128। सेकंड केस में मेरे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 मान लिया मैंने, तो सेलिंग प्राइस 8% कम है, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 92। क्या यही वाली वैल्यू आएगी। अब आप यहां पे सोल्व करके सेलिंग प्राइस को इक्वेट करेंगे, रेशियो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर कॉस्ट प्राइस से आप निकालेंगे टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट प्राइस से करके आप अपना इफेक्टिव निकालेंगे। तो वो बेसिक तरीका हो जाएगा करने का। अगला सवाल मेरे पास कहता है 7a6357b, ये 88 से डिविजिबल है, तो b की पावर a बता दो क्या होगा। 88 का मतलब क्या होता है, ये होता है 8 इंटू में 11, तो ये 8 से भी कटेगा 11 से भी कटेगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, लास्ट की 3 डिजिट कटनी चाहिए, तो ये 5 7 है, b का मान क्या आएगा, या तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर लो जो डायरेक्टली नहीं सोच पा रहे, वरना 576 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है 24 का, 24 8 से कटता है, तो यहां पे b का मान 6 ही आएगा लॉजिकली, वरना 8 से आप देखेंगे यहाँ पे 7 जा मेरे पास 56 1 एंड b बचा, तो b का क्या रखूं, 2 से करूंगा तो आप कहेंगे सर 16, तो b क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, तो b 6 आ गया मेरे पास। तो 6 की पावर में कोई आंसर होगा, b की पावर a, चार ऑप्शन में 6 की पावर में ये है, तो ये दोनों तो कट गए। चलो अब आगे भी सोल्व करना पड़ेगा, 11 से भी कटेगा, तो ऑल्टरनेट प्लेसेस का सम मेरे पास क्या होना चाहिए, ऑल्टरनेट प्लेसेस के सम को ऐड करेंगे, फिर इवन प्लेसेस पे सम के को ऐड करेंगे, उनका डिफरेंस जो आएगा वो 11 से कटना चाहिए। तो ये तो b तो 6 है, 6 प्लस 5 11 प्लस 6 17 प्लस 7 24, इसमें घटा दो 8, मेरे पास यहाँ पे 7 और 3 10 और a, ये 11 से कटे क्या वैल्यू हो सकती है, आप कहेंगे सर ये 14 माइनस है, ए का मान मुझे डिजिट ही होगी क्योंकि ए 0 से 9 जा सकता है, तो 3 रखना पड़ेगा जिससे कि ये 11 बन जाए और 11 से कट जाए, तो ए का मान आ गया 3, तो यहां पे 6 की पावर क्या हो गया 3, ये होता है 216। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक सर्कल है एबीसीडी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ऐसे मैंने बना दिया, आगे कहता है एसी और बीडी इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट पी,
कोई दिक्कत नहीं है। चलो ए बी ए सी के बराबर है, तो ये वाली लाइन बराबर है इसके। तो अगर ये लाइन बराबर है तो मुझे ट्राइंगल में दिख रहा है ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलो बी ए सी 56 है, बी ए सी यही एंगल मुझे 56 दे रखा है। ए बी बराबर है ए सी के, सॉरी थोड़ा सा गलत ले लिया मैंने, क्या दे रखा था, ए बी बराबर है ए सी के, तो ये ए बी और ये बराबर है, ये वाला एंगल मुझे दे रखा है 56। अच्छा अगर ये दोनों बराबर है तो आप इस पूरे ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखें तो मेरे को समझ आएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एडीसी, ये वाला कोण बता दो क्या होगा। अब देखो चीजें सिंप्लीफाइड अगर फिगर भी बना दी और ये चीजें लिख ली है तो आपको समझ में आ गया क्या करना है। आप कहेंगे सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के बीच में रिलेशनशिप है कि इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। और ये ट्राइंगल मुझे पूरा का पूरा दिख रहा है, इसके अंदर दो एंगल थीटा और एक 56 है, तो थीटा का मान क्या होगा, आप कहेंगे सर 180 में से 56 को घटाओ और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे 124 डिवाइडेड बाय 2 62। अगर थीटा 62 आ गया तो ये हो गया 180 माइनस 62, तो ये आ गया 118। ठीक है, ऑल दो क्वेश्चन सिंपल था लेकिन करने में 1 से 1.5 मिनट आराम से जाती है इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि फिगर बनाओ करो टाइम लग जाता है। अगला सवाल, x माइनस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है, तो हमें बताना है इसका मान क्या होगा। इसे सिंप्लीफाई करके अगर हम बताएं तो वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते हो। मेरे पास एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल का मान कुछ भी मानो, पुट करो आंसर निकाल लो, वरना बेसिक से भी कर सकते हो। दोनों मेथड दिखा देता हूं। अगर मैं यहां पे क्या करूं, x प्लस जेड को इधर ही रख लूं और ये किसके बराबर, y के। सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगी, देखो 0 रखूंगा तो डिनोमिनेटर में दिक्कत करेगा, तो बेटर है मैं ऐसी वैल्यू रखूं कि 0 ना बने डिनोमिनेटर में। तो आप कहेंगे सर x को भी 1 कर लो, z को भी 1 कर लो, y कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो मेरे पास यहां पे x1 और z1 y2, तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 माइनस मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4। सोल्व करेंगे आप 1 बाय 4, 1 बाय 4 तो 1 बाय 2 बन जाएगा, ये बचेगा 2, क्या आ गया 3 बाय 2। दिस इज माय आंसर। ये हो गया वैल्यू पुटिंग से। अगर आपको बेसिक से देखना है तो बेसिक से भी देखा जा सकता है, बेसिक से और भी ज्यादा आसान है। आप कहेंगे सर तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम, तो नीचे आता आ जाएगा 2xyz और ऊपर बनेगा मेरे पास, देखो यहां पे xz है और यहां पे y है, तो इधर से y जाएगा इधर, तो ये बनेगा y क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस जेड क्यूब, यही वैल्यू आएगी। अब इसे मैं लिख सकता हूं क्या, y प्लस माइनस एक्स का क्यूब प्लस माइनस जेड का क्यूब डिवाइडेड बाय 2xyz, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पे नहीं। और यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या मैं इसे शिफ्ट करके ऐसा लिख सकता हूं, y माइनस y प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस जेड इक्वल्स टू 0, इधर ले गया बस और प्लस अलग कर दिया मैंने। तो आप कहेंगे सर ये a प्लस, अगर इसे a मान लू, इसे b मान लू और इसे c मान लू, a प्लस b प्लस c अगर 0 हो जाए तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है 3abc, तो वही हम यहां पे लगा देंगे और मेरे पास ये क्या हो जाएगा 3, a है y, b है मेरे पास माइनस x और c है मेरे पास माइनस z डिवाइडेड बाय 2xyz, और सोल्व करेंगे xyz कट जाएगा, 3/2 मेरे पास बचेगा। ये हो गया बेसिक से। ठीक है, बहुत लोगों ने बेसिक से किया होगा क्योंकि डायरेक्टली ये देखते ही समझ आ गया होगा कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगेन एन इजी वन, कहता है एक मेरे पास पॉइंट P है ग्राउंड पे, जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन एक टावर का हमें दे रखा है यहां पे 30 डिग्री। टावर की हाइट हमें दे रखी है 130√3, तो हमें बताना है P का डिस्टेंस टावर तक कितना होगा, ये वाला मान हमें बताना है। आप कहेंगे सर जब ये 30 डिग्री होता है तो मुझे पता है ये वाली साइड अगर 1 रेशियो है तो ये वाली साइड कितनी होती है, √3 रेशियो, तो ये कितना हो जाएगा 1 रेशियो 130√3 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 130√3 इंटू में √3 और ये आ जाएगा 130 इंटू 3 390। दिस विल बी माई आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे सिंप्लीफाई करके आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो जब भी थोड़ा बड़ा लग रहा है सिंप्लीफिकेशन का ऐसा दिखे तो लास्ट के लिए छोड़ दीजिए, बाकी फिर भी मैं आपको साथ के साथ कराने की कोशिश करता हूं कि मेरे पास 5/8 माइनस 2/5 है, ठीक है। बाद में देख लेंगे क्या बच रहा है क्या नहीं। इसे सिंप्लीफाई करूंगा 6 7/3 है। डिवीजन में कुछ चीजें जा रही हैं, फिर मेरे पास यहाँ पे डिवीजन चलो लगा दिया, ये है 7/2, फिर यहाँ पे ऑफ है, जब ऑफ होता है तो लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, ये है 4/3। चलो आगे बढ़ते हैं, प्लस फिर मेरे पास एक और इंटरनल ब्रैकेट है, ये 43/40 है, फिर माइनस में कुछ इस तरीके से चीजें जा रही हैं, 4 माइनस दिस और कुछ ऐसे चल रहा है। तो एक तो आप 4 में से 2 को डायरेक्टली घटा सकते हैं चाहो तो मैं इसे लिख सकता हूं यहाँ पे 2 माइनस फिर 2/5 है और यहाँ पे माइनस 5/8 है। कुछ ऐसे ही चल रहा है ना सब कुछ। 2/5 और 5/8 मुझे ये थोड़ा सा दिख रहा है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, हो सकता है आगे जाके कट जाए या बच जाए। बाकी यहाँ पे कहीं मल्टीप्लीकेशन वाला बस इधर है, बाकी प्लस माइनस है, इधर प्लस है, कुछ इस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो थोड़ा सा चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, वरना एग्जाम टाइम में दिमाग काम नहीं करेगा, तो बेसिक से पूरा कर लो। पहले तो यहाँ पे ये कट जाएगा, देखो 3 से ये 3 कट जाएगा, जब डिवीजन होता है पैरेलली काट सकते हैं, 7 से 7 कट जाएगा और ये बचेगा 2। 1 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। अगर मैं पूरा एक्सपेंड करके अभी लिख दूं तो 5/8 माइनस 2/5 माइनस 1/2, क्योंकि ये प्लस का इधर माइनस बन जाएगा, माइनस 43/40, फिर ये प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 मेरे पास, फिर माइनस का 2/5 है और ये माइनस का ही रहेगा 5/8। बड़ी गंदी सी कैलकुलेशन जा रही है। देखो क्या क्या कट रहा है, 5/8 कट गया, और कुछ कटता हुआ दिख रहा है? नहीं। -4/5 लिख सकते हो आप इसे, अगर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, फिर भी पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आगे। चलो एलसीएम ले लेते हैं। मेरे पास एलसीएम आ गया 40, 8 जा -16 -20 -43 +80 -16, यही आएगा। -32 -52 -85 +80 32 52 95 +80, तो माइनस का 15/40, तो ये माइनस का 3/8 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इट वाज अ लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कुछ पैसे हैं जो हमने सिंपल इंटरेस्ट पे दिए, 3 साल में 13,000 और 5 साल में 15,000 बन जाते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% कम होता तो कितने साल में पैसा डबल हो जाता? कैसे करेंगे? देखो 3 साल में इतने बने और 5 साल में इतने, तो गैप कितने का आया? 2 साल का। 2 साल में पैसों में चेंज कितने का आया? 2,000 रुपए का। तो मैं कह सकता हूं ये 2 साल में जो चेंज आया ये 2 साल के एसआई को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट तो बड़ा होगा 2 साल में पैसे में, वही यहां पे दिख रहा है। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा 1,000। अगर आप प्रिंसिपल निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 साल के बाद इतना बना। प्रेजेंट में जाऊंगा तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं देखूं तो 3 इंटू में 1000, तो 3000 इसमें से घटाऊंगा तो प्रिंसिपल आ गया मेरे पास कितना? 10,000 सॉरी, प्रिंसिपल 10,000 है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1000। तो कितना है इसका? तो 10% दिख रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया मेरे पास? 10%। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता? 2% कम होता, तो 8 को भी कम, 10 से 2 हटा दिए तो मेरे पास बन गया 8। कितने साल में पैसा डबल हो जाता? पैसा डबल होने के लिए हमें क्या चाहिए? ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के बराबर बन जाए, ठीक है। प्रिंसिपल डबल हो जाएगा ना उस तरीके से। तो हमारे पास प्रिंसिपल को 100% मानते हैं, तो 100% डिवाइडेड बाय 8, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 12.5।
ठीक है। 100% 8% मेरा रेट था, तो ये बचेगा 12.5 ईयर्स। इतने टाइम में मेरा क्या होगा, पैसा डबल होगा। ठीक है, ध्यान से समझो, क्लियर है? ठीक है, वरना आप बेसिक से भी लगा सकते थे कि प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ये सारा करके भी आपको मिल जाता है। वरना आप लॉजिकली सोचो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 8%, कितने साल में पैसा डबल होगा, मतलब ब्याज कितना चाहिए, 100%। 100% को 8% से डिवाइड करा तो टाइम मिल गया 12.5 ईयर्स। लास्ट सवाल हमारे पास कहता है कि एक बिजनेस का 5 सालों का हमें डेटा दे रखा है, कितने पैसे आए और कितने खर्च हुए ये हमें दे रखा है। रिसिप्ट माइनस एक्सपेंस ही हमारा गेन है, तो हमें बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन रिसिप्ट फ्रॉम 2017 टू 2018। 2017 से 2018 में कितने परसेंट मेरी रिसिप्ट बढ़ी है, तो ये 64 था, ये हो गया 80, कितना बढ़ गया, 16 बढ़ गया। 16 64 का कितना है, 25% है, या फिर आप 16 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 100% करेंगे तो 1/4 इंटू 100, ये हो गया 25%। तो 25% मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है सभी लोगों को? तो दिस वाज द पेपर। काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। थोड़ा सा मैथ्स का लेवल अगर मैं कहूं तो ये मॉडरेट टू हार्ड की तरफ जा रहा था, तो ये मतलब अगर इस तरह का पेपर आता तो ये नाइटमेयर हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, बट नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, ये मॉक टेस्ट 19 था हमारा। ठीक है, इसका सेफ स्कोर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जहां एचएससी में कट ऑफ आपकी 150 के आसपास जाती है, इसमें 122 23 से ऊपर अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो काफी अच्छे चांसेस हैं आप टियर 1 को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था। बाकी आप आरबी के फ्री सोर्सेस यूज कर सकते हैं और कंप्लीट तैयारी के लिए आरबी एप्लीकेशन से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिन लोगों का टियर 1 हो गया, टियर 2 के लिए भी आप जो टियर 1 के लिए लाइव टेस्ट आप लोगों के लिए दिए गए हैं, इसमें क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, इन्हें अच्छे से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनेशन में अगर देखें तो टियर 1 और टियर 2 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो अच्छे लेवल ऑफ पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप टियर 2 के लिए भी टियर 1 के जो मॉक्स हैं इन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपसे अलविदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।